नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं मुर्दहिया आत्मकथा और इस आत्मकथा का आज जो है छठवां भाग, छठवां प्रकरण प्रारंभ करने वाले हैं और इसका नाम है चले बुद्ध की राह। इसमें लेखक क्या कहते हैं यह देखेंगे। लगभग हमने 10 वीडियो में यह आत्मकथा देखी है और इसके आगे का जो भी यह अंश है वह यहाँ से आगे हम देखेंगे। यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आगे। भविष्य में दार्शनिक उठान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। यानी लेखक के जीवन में 9वीं कक्षा की जो पढ़ाई है वह एक नया मोड़ लेकर आई, एक नया अवसर लेकर आई, एक नया समय लेकर आई। कौन सी कक्षा की पढ़ाई? 9वीं कक्षा की पढ़ाई, याद रखिए। अनेक अध्यापक, अनेक गुण, प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र यानी 9वीं कक्षा में जो थे वह 6वीं के बाद के स्कूल के प्रिंसिपल कौन थे? तो धर्मदेव मिश्र थे। आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे, यानी यहाँ पर याद रखिए प्रिंसिपल कौन थे? तो धर्मदेव मिश्र थे। और आजमगढ़ के यानी आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। यानी श्याम नारायण यानी वीर रस के श्याम नारायण पांडे यह जो थे यह डुमराव के रहने वाले थे, याद रखिए। गांव यानी श्याम नारायण पांडे का गांव कौन सा था? तो डुमराव था, याद रखिए। स्मरण रहे कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। यानी श्याम नारायण पांडे की जो हल्दी घाटी रचना है यह परीक्षा में भी बहुत बार पूछी गई है और यह एक वीर रस की कविता थी। और इस कविता का जिक्र, इस कवि का जिक्र यह मुर्दहिया आत्मकथा में आया हुआ है, याद रखिए। श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी का जिक्र किस कविता में आया, किस रचना में, किस आत्मकथा में आया हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुर्दहिया आत्मकथा में आया है, याद रखिए। और वह डुमराव गांव के रहने वाले थे। वीर रस में लिखी गई यानी हल्दी घाटी यह कविता किस में लिखी है? वीर रस में लिखी हुई है। श्रृंगार रस, हास्य रस ऐसे पर्याय दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि सर्दी हुई है तो आवाज़ भी कुछ ये होता होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे। हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। हल्दी घाटी की ये पंक्तियाँ आज भी लाखों लोगों की ज़बान पर थिरकती रहती। यानी हल्दी घाटी की रण बीच चौकटी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखो कितनी बढ़िया कविता है। हम भी वीर रस में गाने का प्रयास करेंगे। रण बीच रन बीच चौकटी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यह जो है यह श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी से यह पंक्ति है, छंद है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। यानी धर्मदेव मिश्र जो है वह स्वयं कवि थे। कौन? प्रिंसिपल जो थे इनके स्कूल के, यह भी स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपन्यास कमलेश लिख रखा था। यानी धर्मदेव मिश्रा जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वह भी एक कवि थे और वह लेखक थे और उन्होंने उनका उपनाम क्या रखा था? उपनाम तो कमलेश रखा था। यानी धर्मदेव मिश्र का उपनाम क्या था? कमलेश था, याद रखिए। हमारी कक्षा में उनका कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, किंतु सभी यूं ही वे कक्षा में आकर हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी विषय पर बहस करने लगते थे। यानी कोई एक विषय दिया नहीं था उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वह जिस प्रकार, जैसे कहा जाए तो प्रिंसिपल को जो है वह समय ही नहीं मिलता लेक्चर लेने के लिए, तो वह जिस प्रकार समय मिलता उस समय पर आकर वह हिंदी साहित्य के बारे में बहस करने लगते, चर्चा करने लगते थे। उनकी ऐसी कक्षाएं अत्यंत रोचक हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी भाषी लोगों को छोटा स तथा बड़ा श के बीच लिखने या बोलने समय फर्क करना आता है। एक दिन वह धर्मदेव मिश्र का उपनाम कमलेश था और कमलेश जी जो है एक दिन
ऐसे ही कक्षा पर आए और बोलने लगे कि हिंदी भाषी लोगों को, यानी जो हिंदी भाषी जिनकी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे लोगों को छोटा स, यानी छोटा स जो होता है ऐसा, छोटा स तथा बड़ा श यानी बड़ा श, इसको बड़ा श के बीच लिखते या बोलते समय फ़र्क करना नहीं आता। यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनको स या श का उच्चारण करते समय, लिखते समय उसका जो है फ़र्क करना नहीं आता। उदाहरण के लिए उन्होंने गाकर जुमला सुनाया, अ, थाई के शर्यतवा में साप बोलेला, थाई मारे शिटकुनिया शे शपथ पाश शप शपशपाशप। यह जो है यह धर्मदेव मिश्र ने गाकर सुनाई हुई पंक्तियाँ है जो श और स के अंतर का फर्क नहीं करना आता, यह बताते हुए। यह जुमला सुनते ही कक्षा में ठहाका गूंज उठा। परिणाम स्वरूप खाली समय में बच्चे हमेशा इसी जुमले को प्रिंसिपल साहब के लहजे में गाते रहते थे। प्रिंसिपल साहब की एक अन्य रोचक आदत थी, जाड़े के दिनों में कागज की पूंछ बनाकर सूरज की तरफ आसमान में देखते हुए वे अपनी नाक में डाल डालकर चलते हुए बार बार छींका करते थे। यानी कागज की ऐसे छोटी सी ये बनाने का और नाक में डालकर छींक देने का। इसका भी असर यह हुआ कि स्कूल के अधिकतर छात्र लेजर के समय मैदान में जाकर उन्हीं की तरह नाक में कागज डालकर छींकने लगे थे। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक थे। यानी धर्मदेव मिश्र का ही उपनाम कमलेश था और कमलेश जी भक्ति साहित्य में किस शाखा के प्रशंसक थे? राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के। तो वह कृष्ण भक्ति शाखा के यानी कृष्णाश्रयी शाखा के प्रशंसक थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है यह। गोपियों द्वारा यमुना में नहान तथा कृष्ण द्वारा उनके कपड़ों की चोरी कर पेड़ पर चढ़ जाने वाले दृश्यों को वे इतना रोचक बना देते थे कि हर छात्र किसी न किसी गोपी के वस्त्र चुराने की कल्पना में मशगूल हो जाता था। यानी वह जो है कमलेश या धर्मदेव मिश्र, यह जब गोपियाँ यमुना किनारे या यमुना में स्नान करती थी तो वहाँ जो है कृष्ण किस प्रकार उसके वस्त्र चुराकर फिर पेड़ पर चढ़ छुप जाता था, यह जो वह ऐसे इस रोचक तथ्य से साथ बताते थे, इतनी मनोरंजक स्थिति में होकर बताते थे कि हर एक सुनने वाले छात्रों को लगता था कि मैं भी कृष्ण बनकर किसी गोपी के वस्त्र चुराऊं। कल्पना में वह गुम हो जाता था बच्चा या छात्र। इस संदर्भ में स्कूल से सटा हुआ पोरखा काल्पनिक यमुना में तब्दील हो जाता था। पोरखा यानी तालाब, स्कूल से लगे नज़दीकी जो पोरखा था, तालाब था, वह काल्पनिक यमुना नदी का रूप धारण कर देता था। इस बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बाल बढ़ाए हुए थे। यानी एक वहाँ पर एक मंदिर था और मंदिर में एक विचित्र साधु आए। उन्होंने स्त्रियों के जैसे लंबे लंबे बाल लगे थे, किंतु दाढ़ी मूछ सपाचट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजे है, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षक का केंद्र बना दिया था। हम सब मंदिर जाकर उन्होंने देरे तक घूर घूर कर आकर्षण का केंद्र बना दिया था। हम सब मंदिर जाकर उन्हें देर तक घूर घूर कर देखते रहते थे। जब भी वे मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का जुलूस देखते रहते। जब भी वे मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का जुलूस यानी जब भी वो नहाने बाहर निकलते, लड़के का जो जुलूस जो है, झुंड जो है, उनको देखने जाता। ये इथारे अप्राकृतिक होने के बावजूद बड़े लुभावने लगते थे। प्रिंसिपल साहब हमारी कक्षा में आकर बताए कि उक्त साधु बाबा कृष्णाश्रयी शाखा के भक्तों में सखी संप्रदाय से संबंधित थे। यानी फिर जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने आकर बताया, जो धर्मदेव मिश्र या कमलेश ने आकर बताया कि जो वहाँ जो साधु आए हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा के
सखी संप्रदाय से संबंधित है, या ये कहा था। उन्होंने यह भी बताया कि सखी संप्रदाय वाले लोग अपने को कृष्ण की पत्नी के रूप में जीवन भर अभिनीत करते रहते, यानी इसी तरह उन्होंने उस साधु ने स्त्री के जैसा वेश धारण किया था। यानी सखी संप्रदाय के लोग जो है कृष्ण को अपना पति मानते हैं और खुद को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, अर्धांगिनी मानते हैं। यानी सखी संप्रदाय के लोग जो है वह कृष्ण को अपना पति मानते हैं और खुद को कृष्ण की पत्नी के रूप में देखते हैं, जीवन इसी में वह बिताते हैं। वे साधु बाबा उसी मंदिर में 1 महीने तक रहे, किंतु जाने के बाद उनकी स्त्रीलिंग वाली लुभावनी बोली सबको उदास छोड़ गई। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके चलते साहित्य में सौंदर्य शास्त्र के प्रति मेरी रुझान का सूत्रपात हुआ। हमें हिंदी पढ़ाने वाले एक अध्यापक पारसनाथ पांडे थे। यानी लेखक को हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम क्या था, तो पारसनाथ पांडे था, याद रखिए। जो राहुल सांस्कृत्या के गांव कन्नौला के रहने वाले थे। यानी पारसनाथ पांडे इनको हिंदी पढ़ाते थे लेखक को, और वो राहुल सांस्कृत्या के गांव कनोला के रहने वाले थे। वे कक्षा में अक्सर बताते कि राहुल सांस्कृत्या बचपन से ही घर से भाग गए थे तथा कम्युनिस्ट बनकर रूस रहते थे। उनका यह भी कहना था किसका, पारसनाथ पांडे का, राहुल रोमांस गाते हैं, गोमांस खाते, यानी राहुल सांस्कृत्यान जो है गोमांस खाते। ये कौन कहता था, पारसनाथ पांडे। हिंदू धर्म के विरोधी थे। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक बोल्गा से गंगा, यानी पारसनाथ पांडे जो है राहुल सांस्कृत्यान की जो प्रसिद्ध पुस्तक है बोल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी है। राहुल सांस्कृत्यान के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। ओल्गा से गंगा में क्या है, यानी ओल्गा से गंगा किताब में क्या है, इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। इन सब बातों के अलावा पांडे जी की राहुल के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं थी, किंतु राहुल जी का बचपन में घर से भागना, कम्युनिस्ट के रूप में रूस रहना, यानी वह रूस में किस रूप में रहते, कम्युनिस्ट के रूप में राहुल सांस्कृत्यान रहते थे, गोमांस खाना, हिंदू धर्म का विरोध होना तथा ओल्गा से गंगा की रचना आदि ये ऐसी जानकारियाँ थी जिसके चलते मेरे अंदर राहुल सांस्कृत्यान के प्रति एक अजीब आकर्षण उत्पन्न हो गया। ओल्गा से गंगा पढ़ने की इच्छा दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। यानी जो ओल्गा से गंगा जो वह किताब है राहुल सांस्कृत्यान की, वह पढ़ने की इच्छा जो है वह प्रबल होती रही लेखक के मन में। ये पीकर तो इधर चला गया और मैं इधर ही बोल रहा हूँ। इसकी अनुपलब्धता में अपने आकर्षण को और भी तेज कर दिया था। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी प्रसिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा में था। यानी एक अंग्रेजी दूरगामी सिद्ध हुआ और एक अंग्रेजी में पाठ था जिसका शीर्षक का था, अंग्रेजी का एक पाठ था, एक टॉपिक था, उसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, यानी यह किताब लेखक को 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए थी। उसका नाम क्या था, फाइटर्स ऑफ फ्रीडम। याद रखिए, पूछा जा सकता है। यह 9वीं कक्षा में पाठ्यक्रम में किताब थी। स्वाधीनता के सेनानी, इसका हिंदी अर्थ क्या था, तो स्वाधीनता के सेनानी का हिस्सा था। कौन सा, गौतम बुद्ध। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा अब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चरित्र चित्रण था। यानी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। लेखक को अंग्रेजी किताब में लेखक के 9वीं कक्षा के अंग्रेजी किताब का नाम क्या था, फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, और उसमें एक पार्ट था गौतम बुद्ध। उसके बाद था अब्राहम लिंकन, गांधी जी तथा नेहरू, ये 6 महापुरुषों का चरित्र चित्रण था। याद रखिए। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान सिंह। यानी लेखक को 9वीं कक्षा में अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तो सूर्यभान सिंह पढ़ाते थे। याद रखिए।
वे अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय वे पहले एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते तथा बाद में पूरे वाक्य का अनुवाद। उनके द्वारा इस पद्धति से पढ़ाया गया हर पाठ मेरे दिमाग में एकदम चिपक सा जाता था। गौतम बुद्ध वाले पाठ में वही थी पुरानी कहानी। एक राजा थे शुद्धोधन, यानी एक राजा थे शुद्धोधन। उनकी रानी महामाया राजधानी कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। परिणाम स्वरूप लुम्बिनी के जंगल के एक पेड़ के नीचे एक शिशु का जन्म हुआ। रानी शिशु के साथ कपिलवस्तु लौट आई। यही शिशु सिद्धार्थ कहलाया। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांतवासी निकले। बड़े होने पर एक दिन रथ पर सवार होकर अपने सारथी के साथ घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने एक जर्जर बूढ़े तथा एक गंभीर रूप से बीमार एक मृत व्यक्ति को देखा। यानी ये गौतम बुद्ध का बता रहा है। इसमें किस महापुरुष की कहानी आई है? तो गौतम बुद्ध की आई है, याद रखिए। सिद्धार्थ को प्रश्न के उत्तर में सारथी ने जवाब दिया कि हर व्यक्ति की यह गति होती है, यानी अंतिमतः हर व्यक्ति की यही दशा होती है। यह सारथी यानी जो रथ चलाने वाला है उसने बताया। इसके बाद सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने अपनी तलवार से अपने सिर के बालों को काट दिया तथा राजसी परिधान फेंक कर भिखारी के रूप में निकल पड़े। अंत गोतवा बोध गया में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे विकट विपश्यना की। यानी एक बोध गया जा वहाँ से राज्य से निकलकर वहाँ बोध गया गए और बोध गया में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विपश्यना यानी ध्यान स्थिति में बैठ गए। बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी बाद में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। यानी गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया, याद रखिए। जिसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी बाद में उसका नाम गौतम बुद्ध हुआ और पहले उसका नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का। उनके ज्ञान का मुख्य निचोड़ था दुनिया में दुख है दुख का कारण है। यानी गौतम बुद्ध का सिद्धांत क्या था? दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है। यानी गौतम बुद्ध के सिद्धांत का निचोड़ क्या था, अर्थ क्या था? दुख है, दुख का कारण, यानी दुख ही दुख का कारण है और दुख का निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है। यही 4 आर्य सत्य कहलाए। यानी गौतम बुद्ध ने कौन से 4 आर्य सत्य कहलाए हैं? दुनिया में दुख है, दुख का कारण है। यानी दुनिया में कोई दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण है, तभी तो आपको दुख हो रहा है। और जो भी दुख है उसका निवारण है, उसका हल है, फिर दुख निवारण का मार्ग है। यानी उस दुख से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने कहलाए हुए हैं, याद रखिए। दुख निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने प्रज्ञाशील तथा समाधि से जुड़े अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि का प्रचार किया। यानी याद रखिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यह महत्वपूर्ण है ही। परीक्षा के अलावा भी यह महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए। दुख निवारण का मार्ग है, यही 4 आर्य सत्य कहलाए। दुख निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने अभी दुख निवारण यानी दुख का हल निकालने के लिए, दुख को भूलने के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए उन्होंने प्रज्ञाशील तथा समाधि से जुड़े, यानी गौतम बुद्ध ने प्रज्ञाशील समाधि से जुड़े हुए अष्टांग मार्ग यानी अष्टांग मार्ग बताए। वह अष्टांग मार्ग कौन से है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आपने सभी कर्मों में अतियों से विलग गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी। यही था उनका महाज्ञान।
इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया था। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। मैं प्राय अपने गांव के बूढ़ों बीमारों तथा कभी-कभी अपनी मुर्दैया पर जाने वाले मुर्दों को घूर घूर कर देखता और वैरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाता। यह कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती होगी, यानी वह लेखक भी जो दुखी है, बूढ़े है, कभी मुर्दा जो है मुर्दैया में ले ले जाता है, तो लेखक उसको देखते थे और उसके मन में भी ख्याल आता कि मैं भी गौतम बुद्ध की तरह घर से निकल जाऊं, वैरागी बन जाऊँ, वैरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाता। यह कल्पना, यानी यह जो कल्पना थी घर से भागने की, दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी, बलवान होती जा रही थी। इसलिए भी होती गई क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तथा 10वीं के बाद पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। यानी वह लेखक 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और 9वीं के बाद 10वीं कक्षा थी और 10वीं के बाद लेखक का पढ़ना जो था बिल्कुल बंद होने वाला था। हमारे हमारे उस पूरे इलाके में दूर-दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था, यानी आसपास के इलाके में इंटर कॉलेज नहीं था 10वीं के बाद का। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़ाने पर हरदम नहट लग गए थे, यानी घर वाले भी पढ़ाई बंद करना चाहते थे। इस संकट से उभरने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे थी, यानी हाई स्कूल होने के बाद, यानी 10वीं होने के बाद भी लेखक को शिक्षा प्राप्त करने की रुचि थी। इसलिए गौतम बुद्ध अत्यंत प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया, किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक दिन सालों जैसा लगने लगा। बस एक ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में भी एकांतवासी होने लगा। मुर्दहिया इससे पहले कभी भी इतनी आकर्षक नहीं लगती थी जितना कि अब। मुर्दहिया से लगे गिद्धों वाले बड़े पीपल के पेड़ की जड़ पर मैं अक्सर बैठकर घुटने पर केहनी टिकाए हुए हाथ पांव मुंह रखकर एक चिंतनशील तस्वीर में बदल जाता और अनियत भविष्य की कल्पना में सो जाता। एक दौरान उस पीपल की अ, ऊंची पुतलुकिया डालों पर बैठे गिद्धों की दूधनुमा सफ़ेद विष्ठा मेरे सिर पर गिरती, जिससे तंत्रा भंग होने ही सारे विचार भी भंग हो जाते। प्राय पलाश के पत्तों से सिर को पोंछता हुआ पत्तू मिस्री के पोखरी की तरफ भागता। मुर्दइया पर चरवाहों के बीच अब न तो वह पुरानी लड़क ध्वनि पसंद आती है और न ही उस पर नटनिया का नाच। मेरे वैरागी होने की कल्पना से गांव के सहपाठी चिखुरी हमेशा अपनी, यानी लेखक का वैरागी होने की इस बात से गांव सहपाठी कौन था, तो चिकुरी था। चिकुरी हमेशा अपनी सहमति जताते थे। चरवाही के दौरान हम दोनों किसी के खेत से पकी पकी धान की बालियां पांग कर लाते गमछा बिछाकर उसे लाठी के हुरे से मूसल की तरह कूद कुच कुच कर चावल बना देते। इस थोड़े से चावल को हम मुर्दइया पर आग जलाकर छोटी सी मिट्टी की भड़ूकी में पकाते तथा वही किसी की बकरी को दुह कर पलाश के के दोनों दोनों में दूध निकालते। यानी वह किसी के खेत में फसल पकी हुई है चावल के, तो वो चावल की जो पकी हुई बालियाँ है वह कुछ लाते थे, कौन, चिखुरी और लेखक लाते थे और उसको ऐसे जो गमछा रहता था उसको बिछाकर उस पर काठी पर जो काठी रहती थी डंडा, उसको पीट कर चावल अलग कर कर वही मुर्दैया पर मिट्टी के चूल्हे पर या मिट्टी के बर्तन पर पका देते थे। और उतने में कोई बकरी दिख जाए तो एक पलाश के पत्तों की एक ऐसी टोकरी बनाते थे और उस टोकरी में उस बकरी का दूध निकालकर उसके साथ खाते थे। बकरी के इस कच्चे दूध में सिंघोर की पत्ती के तोड़ने से निकलते द्रव की 1-2 बूंद को मिला दिया जाता, जिससे तत्काल दही जम जाती थी। यानी याद रखिए, वह दूध निकालने के बाद उस दूध में सिंघोर की, यानी सिंघोर की पत्ती, सिंघोर नामक पेड़ की पत्ती तोड़ने पर उसमें से जो एक दूध जैसा द्रव निकलता था, वह द्रव दूध में डालने के बाद दूध जो है तुरंत दही में बदल जाता था। भड़ूकी में ही मटर की दाल पकाई जाती।
जिसमें पलाश का पत्ता डाल देने से वह तुरंत गल जाती थी। इस तरह के वन व्यवहार से मैं प्राय अपने संभावित वैरागी जीवन का अभ्यास करता। जौनरी के खेतों में पड़े मचान पर अकेले सोते हुए रात में सियारों को जोर जोर से चिल्लाते हुए लूहा लूहा कहकर भगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह बात और थी कि जौनरी के खेत सुद्देसर पांडे के होते थे, यानी जो जौनरी के खेत जो थे वह किसके होते थे, तो सुद्देसर पांडे के, क्योंकि वह रखवाली करनी पड़ती थी क्यों, और उसके पिता जो थे लेखक के, वह सुद्देसर पांडे के हरवाह थे। उन दिनों बड़ी संख्या में सियार जौनरी की आधकच्ची बालियों को खा जाते थे। अंत गांव वाले सियारों से बहुत चिढ़ते। इस चिढ़ के कारण सियार देखने ही लोग उन्हें दूर दूर तक दौड़ लेते। उन दिनों सन 1963 के जाड़ों के दिन थे। हमारे घर एक पुराना बूढ़ा बैल था, यानी एक जाड़ों का दिन था, 1963 की बात बता रहे लेखक। और जाड़े के दिन थे, सर्दी के दिन थे, और एक बूढ़ा बैल था लेखक के घर में, जो अब हरवाई के काम नहीं आता, यानी एक बूढ़ा बैल था और वो हरवाई के काम नहीं आता था। वह जब भी जमीन पर बैठता तो उठ नहीं पाता था। उसे चारा देने के लिए, उठाने के लिए दो व्यक्ति उसके पेट के नीचे बांस की काठी डालकर, यानी बांस की लकड़ी डंडा डालकर उसको दो लोग उठाते थे, ऊपर की तरफ टांगते, तब जाकर वह उठ पाता। इस बैल को घर वाले बुढ़ऊ दादा, यानी बुढ़ऊ दादा किसको कहते थे लेखक के घर वाले, तो उस बैल को जो बूढ़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था और वो हल चलाने के काम नहीं आता था, उसको बुढ़ऊ दादा कहते थे। याद रखिए, किसको, बूढ़े बैल को पूछा जा सकता है। अंत गोतवा एक दिन बुढ़ऊ दादा चारों पैर फैलाकर जमीन पर ऐसे पड़ गए कि बांस की काठी से ओट घन देने के बावजूद उठ नहीं पाए। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। चौधर रानी चाची तथा मेरी माँ समेत घर की कई महिलाएं बुढ़ऊ दादा को घेर कर घूरने लगी। बुढ़ऊ दादा के चारों पैर एकदम तनेन हो गए। जाहिर है कि अब वे इस दुनिया से जा चुके थे। कौन, वो बुढ़ऊ दादा, यानी वो बूढ़ा बैल। मुर्दैया पर कर्मकांड स्वरूप मुन्नर चाचा ने एक बार फिर मेरी सहायता से चमड़ा छुड़ाया। बाकी के काम में गिद्धों ने अपना महारत दिखानी शुरू कर दी। इस बार मुन्नर चाचा ने मुझसे कहा कि डांगर के पास सियारों को नहीं आने देना, यानी डांगर के पास जो मांस सुखाने के लिए मांस रहता है सूखा हुआ, उसके पास सियारों को मत आने दिया, क्योंकि वे बुरी तरह नोच नोच कर मांस खाते हैं। बुढ़ऊ दादा जैसे पुराने बैल के प्रति हमारे घर वालों की यह अजीब संवेदनशीलता थी। अंत मेरे साथ गांव के कुछ अन्य चरवाहे शाम तक सियारों को खदेड़ खदेड़ कर भगाते रहे। धीरे धीरे गिद्धों ने बुढ़ऊ दादा के मांस पिंड को कंकाल में बदल दिया। कल्पना में मैं इस कंकाल पर बार बार मांस चर्म चढ़ाकर बुढ़ऊ दादा को जिंदा कर बांस की काठी से ओढ़ घन देकर बड़ा खड़ा करने की कोशिश करता, यानी कल्पना में। अपनी इस कल्पना की नाकामी में बार बार निराश हो जाता था। अंत गोतवा चौधरानी चाची के कथानुसार मैं बुढ़ऊ दादा के कंकाल से दो बड़ी बड़ी तलवारनुमा फसलियाँ लेकर घर आया। ये फसलियाँ नए सिरे से ब्राह्मणों से संभावित लड़ाई में दलितों की सुरक्षा की गारंटी थी। 9वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते होते मेरे जीवन की भावी दिशा भी निर्धारित हो चुकी थी, यानी 9वीं कक्षा की जो पढ़ाई थी वह समाप्त हो चुकी थी और आने वाले समय में क्या करना है यह भी निर्धारित हो गया था। दर्शन से संबंधित कोई भी सामग्री मुझे बहुत प्रभावी लगने लगती थी, यानी दर्शन शास्त्र से संबंधित, भविष्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो भी सामग्री थी, साहित्य था, वह लेखक को प्रभावित करने लगा था। इस दौरान 14 अप्रैल 1963 को चिरैया कोट थाने से सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का निधन हो गया। यानी राहुल सांस्कृत्यायन का निधन कब हुआ? 14 अप्रैल 1963 को चिरैया कोट थाने से सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का निधन हो गया है, इसलिए दोपहर बाद स्कूल में छुट्टी रहेगी। उनकी मृत्यु की खबर से हमारे स्कूल में मातम छा गया था। सारे बच्चे राहुल के बारे में अधिक से अधिक सूचना चाहते थे, किंतु अफसोस यह था कि पारसनाथ पांडे
पारसनाथ पांडे द्वारा दी गई उन उन पुरानी जानकारियों के अलावा नया कुछ भी नहीं था। उस दिन हम बड़े दुखित मन से घर आए थे। इसके तुरंत बाद नवीं कक्षा से के इम्तिहान यानी उसके राहुल सांस्कृतिक की मृत्यु के तुरंत बाद नवीं कक्षा के जो अंतिम परीक्षा एग्ज़ाम थे, इम्तिहान थे, वह प्रारंभ हो गए थे और हम दसवीं में चले गए। यानी लेखक और लेखक के मित्र जो है नवीं समाप्त होने के बाद 10वीं कक्षा में चले गए। साथ ही मई जून में गर्मी की छुट्टियां हो गई। पिताजी ने छुट्टियों में मजदूरी करने के लिए मुझे विवश कर दिया था। अंत अधिकतर समय मैं गन्ने की सिंचाई के लिए सुदेश्वर पांडे का रहट हाँकता यानी लेखक जो है गन्ने को पानी देने का काम करते थे। इन छुट्टियों के दौरान मेरे स्कूल के 2 अध्यापकों ने मुझे एक विचित्र कार्य सौंपा था, जिसके लिए मुझे काफ़ी खतरा मोल लेना पड़ा था। यानी स्कूल के अध्यापकों ने 2 कार्य दिए थे और उस काम को करते हुए काफ़ी खतरा मोल लेना पड़ा था। ये दोनों अध्यापक क्षत्रिय तथा कम उम्र के थे। उन दोनों अध्यापकों से हमारी कक्षा की एक क्षत्रिय छात्रा को बेहद लगाव हो गया था। यानी उन 2 अध्यापकों को एक लेखक के कक्षा की एक क्षत्रिय छात्रा थी, लड़की थी, उससे लगाव हो गया था। इस छात्रा को स्कूल से करीब 7 किलोमीटर दूर गाँव था। ये दोनों अध्यापक मुझसे बेहद विश्वास रखते थे। अतः उस छुट्टी के दौरान वे संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर मुझे देते थे, यानी दोनों मिलाकर चिट्ठी लिखकर लेखक को देते थे। मैं उस छात्र के गाँव जाया करता था। उसके गाँव के पास भी एक पोखरा था, जिसके किनारे एक भीटा पर एक कमरे का शिवलिंग वाला मंदिर था। उसमें कोई पुजारी नहीं होता था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस मंदिर पर चिट्ठी सौंपना होता था, यानी पूर्व निर्धारित नियोजित होता था और उस मंदिर में जाकर चिट्ठी रखता था। मैं इन दोनों अध्यापकों द्वारा लिखित चिट्ठी को पलाश के एक बड़े पत्ते का लिफाफा बनाकर उसके अंदर रखकर बबूल के पेड़ के कांटों से सील देता था। यानी उस ज़माने में गोंद तो नहीं था, तो वह बबूल के कांटे रहते थे, उसको वह ये करते थे, स्टेपलर कहते थे। उन दिनों प्राय लोग पलाश के पत्ते में फूल लपेटकर मंदिरों में पूजा के लिए जाया करते थे। यानी उन दिनों में लोग जो है पलाश के पत्तों में फूल लपेटकर मंदिर जाया करते थे। इसलिए मैं भी चिट्ठी की पहचान मिटा देने के हिसाब से पलाश के पत्ते को, यानी ये चिट्ठी नई है ऐसा दिखाने के लिए फूल ही लगे, इसलिए वो पलाश के पत्तों का उपयोग करते लगे। दोनों में उसे पूजा के फूलों की कल शक्ल दे देता। पोखरे के पास गन्ने के खेत थे, यानी पोखरे के पास गन्ने के खेत थे। मैं उन्हीं गन्ने की फसलों के बीच छिपा रहता था। इस बीच पोखरे के मंदिर के पास उस छात्र को आते देख मैं जल्दी से उस दोनों को वही फेंक कर पुनः गन्ने के खेत में आ जाता था तथा उस छात्र द्वारा जवाब में लिखी गई चिट्ठी को वापस लेकर आता, यानी कि मैसेंजर बॉक्स उन अध्यापकों को सौंप देता था। इस तरह मैंने 3 चिट्ठियों का आदान-प्रदान छुट्टी में सफलतापूर्वक किया था। यानी कितनी चिट्ठियों का? 3 चिट्ठियों का सफलतापूर्वक आदान-प्रदान मैसेज पहुँचाया था, यहाँ का वहाँ, वहाँ से यहाँ। इस प्रयास में भयंकर रूप से डरा हुआ रहता था, क्योंकि वह छात्र एक बड़े जमींदार की बेटी थी। अंततः इस त्रिकोणीय कथा का प्रतिफल कुछ भी नहीं निकला। यानी त्रिकोणीय मतलब एक लड़की और 2 अध्यापक। 10वीं कक्षा के मध्य में ही उस छात्रा का कहीं अन्यत्र विवाह हो गया, यानी 10वीं कक्षा में बाद। यह छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी मेरे लिए यादगार बन गई थी। हमारे ओझा चोखा तांत्रिक रिश्तेदारों के गांव मंगरपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे। यानी लेखक के एक ओझा था परिवार के, और उस ओझा का एक बेटा था और वो रिश्तेदारों में एक मंगरपुर गांव था और उस जमींदार के एक लाल बहादुर सिंह नामक बेटा था और वह बेटा भी हाई स्कूल में छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते सिंह से मेरी दोस्ती हो गई, यानी लाल बहादुर सिंह से दोस्ती हो गई। लाल बहादुर सिंह के घर में घोड़ा पाला जाता था। यानी लाल बहादुर सिंह के घर में कौन सा प्राणी पाला जाता था? तो घोड़ा पाला जाता था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। घोड़ा पाला जाता था, याद रखिए। किसके घर में घोड़ा पाला जाता था? तो लाल बहादुर सिंह के घर में घोड़ा पाला जाता था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जो उसका
एक्का खींचता था। उसके घर वाले जहाँ कहीं भी जाते वे अपने एक्के का इस्तेमाल करते थे। एक दिन लाल बहादुर सिंह अपना एक्का हाँकते हुए हमारे घर आ गए और मुझे लेकर चिरैया कोट चले गए। यानी लाल बहादुर सिंह के साथ लेकर कहाँ गए? चिरैया कोट चले गए। लाल बहादुर सिंह कम उम्र में ही भयंकर शराबी बन गए थे। यानी कम उम्र में ही लाल बहादुर सिंह शराब पीते थे। अंत उन्होंने चिरैया कोट थाने के पास 30 देशी शराब के ठेके से 1 बोतल शराब खरीदी। उन्होंने एक मीट की दुकान से 1 किलो मीट भी खरीदा। यानी मीट की यानी जो मांस खरीदा। वही चिरैया कोट मोड़ पर सड़क के किनारे आढ़ा लगाकर एक मिट्टी के घड़े में खड़े मसाले वाला मीट पकाना शुरू किया। यानी वही सड़क के किनारे उन्होंने पार्टी का प्रोग्राम बनाया। एक आने हंडिया में चावल पकाया गया। लाल बहादुर सिंह ने उस दिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे एक तरह से जबरन शराब पिलाई। यानी लेखक को जबरदस्ती शराब किसने पिलाई? तो लाल बहादुर सिंह ने पिलाई थी, याद रखिए। पहला घूंट आज भी याद है। उसकी कड़वाहट से सुनसुनी चढ़ गई थी, किंतु थोड़ी देर बाद जब नशा चढ़ना शुरू कर दिया तो स्वेच्छा से पीने की रफ्तार बढ़ गई। यानी फिर नशा चढ़ने लगा तो वह खुद पीने लगा। हम दोनों मीट चावल के साथ पूरी बोतल खाली करके सड़क के किनारे ज़मीन पर लेट गए। कुछ होश हवास नहीं था। पास में एक्के में बंधा उसका घोड़ा जब तब हिनहिनाता रहा। भयंकर नशे की हालत में उस घोड़े की उपस्थिति सोचकर मुझे बड़ी राहत मिलती थी कि जैसे तैसे घर वापस पहुंचा ही जाऊंगा। शराब पीने के इस पहले ही अवसर ने मुझे नशे में एकदम चकनाचूर कर दिया था, किंतु बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जब घर वाले इस हालत में मुझे देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। यानी घर वाले इस नशे की हालत में मुझे देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, यह लेखक सोच रहे थे। उठकर हम दोनों कुछ कदम चलने का अभ्यास करते, किंतु बहराकर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। इस बीच आजमगढ़ में गाजीपुर जाने वाली यूपी रोडवेल की 7 बजे वाली शाम की बस भोंपू बजाते हुए हमारे बगल से गुजर गई। यानी कौन सी बस? आजमगढ़ जाने वाली। आजमगढ़ से गाजीपुर यानी आजमगढ़ से गाजीपुर जाने वाली बस जो है यूपी रोडवेल की 7 बजे की बस भोंपू बजाते हुए हमारे पास से बगल से गुजर गई। उसकी तेज हेडलाइट से हमारी आंखें चौंधिया गई थी। हमारे पास कोई घड़ी तो नहीं थी, किंतु इस बस के चिरैया कोट से रोज 7 बजे गुजरने वाली घोषित समय सारणी से मैं यह सोचकर अत्यंत चिंतित होने लगा था कि अपने गांव पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाएगी। यानी अभी 7 बजे है और गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। मैं लाल बहादुर सिंह से गांव चलने को कहता तो वे हर बार अपने गांव ले जाने की जिद करने लगते थे। यानी वह लाल बहादुर सिंह अपने गांव ही ले जाते थे। हम दोनों अपनी अपनी जिद पर काफ़ी देर तक अड़े रहे। अंततः उस घोर नशे की हालत में लाल बहादुर सिंह की सामंती पृष्ठभूमि जाग उठी और वे काफ़ी देर तक शब्दों में ही मेरी माँ बहन का इस्तेमाल करते रहे। यानी वो गालियाँ देते रहे नशे में। अ, उनके इस व्यवहार से आतंकित होकर मैं एकदम अवाक रह गया था। मैं बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए वहाँ से 7 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अभी मुश्किल से मैं 50 कदम चला था कि पीछे की तेजी से आकर लाल बहादुर सिंह मेरी दोनों टांगों को पकड़कर बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगे। उनके मुंह से बार बार निकलता था, हम तोह के केतवा गरी अली है। हम दोनों आपस में इक्के के पास आ गए। यानी फिर वो वापस इक्के के पास आ गए और लाल बहादुर सिंह घोड़े को चाबुक से बार बार प्रहार करते हुए मेरे गांव की तरफ चल पड़े। यानी गांव की तरफ आ रहे थे। अंधेरी रात में घोड़ा बार बार बिदक बिदक कर सड़क पर नहट जाता था। इस प्रक्रिया में उस घोड़े पर सैकड़ों चाबुक पड़ते थे। हम बड़ी मुश्किल से देर रात सोता पड़ने पर अपने गांव पहुंचे। लाल बहादुर सिंह को देखकर रात में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बैल वाली हौदी में मैंने चारा पानी डाल दिया तथा घोड़े को खूंटे से बांधकर हम दोनों घर के सामने हुए मगरपुर लौट गए। सवेरा होने पर लाल बहादुर सिंह अपना एक्का हाँकते हुए मंगलपुर लौट गए। दूसरे दिन उनके जाने के बाद एक बार फिर मेरा सामना
नग्गर चाचा की गालियों की बौछार से हुआ। शराब पीने की इस घटना से घर वालों ने इस तर्क को बड़ा बड़ा बल दिया, यानी शराब पीने की बात को। अब मैं एक छंटा हुआ आवारा लफंगा बन गया हूँ। मेरी पढ़ाई छुड़ा देने में मुहिम को एक नया, यानी पढ़ाई छुड़ा देने में एक और तर्क जुड़ गया। शराब पीने वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। गांव के ब्राह्मण हमारे घर वालों से कहते कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते, यानी गांव के ब्राह्मण लोग कहते थे कि ज़्यादा पढ़ने से लोग जो है पागल हो जाते थे। और ऊपर लेकर की दादी भी कहती है कि ज़्यादा पढ़ने से जो है लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ब्राह्मणों की इस सलाह से घर वाले 100% सहमत हो जाते थे। ब्राह्मण यह उदाहरण देते कि बम नोटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता, यानी ब्राह्मण बताते कि हमारे ब्राह्मणों में भी, यानी हाई स्कूल के बाद, यानी 10वीं के बाद कोई लड़का नहीं पढ़ता, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। यानी 10वीं में भी फेल होकर वह पढ़ाई छोड़ देते थे, इसलिए वह आगे नहीं पढ़ पाते थे। ज़्यादा पढ़ने से पागल होने की अवधारणा को ब्राह्मणों ने इतना प्रचलित कर दिया था कि हमारी दलित बस्ती में सनसनी फैल गई थी। सबसे बड़ी समस्या मेरे पिताजी की थी। घोर अंधविश्वासी तथा धार्मिक होने के कारण वे ब्राह्मणों की हर बात को एकदम, यानी लेखक के पिताजी जो थे वह धार्मिक थे और अंधविश्वास से भरे थे, तो वो ब्राह्मणों की बात सुनते थे। ब्राह्मण यह तक देते कि शराब पीना पागलपन की ही निशानी है, यानी ब्राह्मण तर्क बताते थे कि शराब पीना यह पागलपन की ही निशानी है। उसकी इस बात से पिताजी बिल्कुल अस्वस्थ हो जाते। एक बार तो ऐसा लगा कि नवीं कक्षा के नवीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, यानी ऐसे लगा कि नवीं कक्षा के बाद ही नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं बार बार पश्चाताप करता कि लाल बहादुर सिंह के साथ क्यों चला गया। लाल बहादुर सिंह के लिए पिताजी कहते कि वे तो बड़े ठाकुर के बेटे हैं, उनसे बराबरी करके चमार का लड़का कहाँ जाएगा। यानी जो लाल बहादुर सिंह था वह ठाकुर का बेटा था, जमींदार का बेटा था, पैसे वाला था, और वह चमार का लड़का तू कहाँ जाएगा उसके साथ, उसकी बराबरी कहाँ करेगा। इस संदर्भ में पिताजी एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते, यानी एक लोकोक्ति का सहारा लेते, घोड़वा के देखी के मेदफिया नाल मराई त का वो जिंदा रही। पढ़ाई छूट जाने की आशंका से आतंकित होकर मैं मन ही मन बार बार कसम खाता कि अब भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊँगा, यानी कभी शराब नहीं पीऊँगा। यह सब सोच ही रहा था कि पिताजी ने खींचकर मुद्देसर पांडे के खलिहान में मुझे दौरी के काम में लगा दिया। मैं बैलों को जुआटे में नांद कर जी तथा गेहूँ आदि के बाली समेत डंठलों को कुचलने के लिए गोलाई में हाँका जाता था। यानी वो अंतिमतः फसल पक जाने के बाद, किसकी फसल, यहाँ पर गेहूँ तथा जी, यानी ज्वारी और गेहूँ की फसल ऐसे बिछाई जाती थी। बीच में एक ऐसी लंबी लकड़ी बांधी जाती थी, इसको बैल ये करके ऐसे गोल वर्तुलाकार घुमाए जाते थे, और बैलों के पैर से वह गेहूँ के बालियों के अंदर से गेहूँ अलग हो जाते थे। ये काम करते थे लेखक, जिसे दवरी कहते थे। यानी उसको क्या कहते थे, तो उसको दवरी कहते थे। याद रखिए, एक बात फिर से याद रखिए, ये दवरी किसको कहते हैं, हम फिर से पढ़ेंगे। सुद्देसर पांडे के खलिहान में मुझे दवरी के काम में लगा दिया, यानी दवरी के काम में लगा दिया। अब दवरी यानी क्या, दो बैलों को जुटाने में नाद कर जी तथा गेहूँ, यानी जी तथा गेहूँ आदि के बाली समेत डंठलों को कुचलने के लिए गोलाई में हाँका जाता था। दो बैलों को ऐसा एक लंबा सा लकड़ी, फिर इसमें ऐसी लकड़ी, यहाँ पर दो बैल बांधे जाते थे और ऐसे गोलाकार घुमाए जाते थे, और उसके पैरों के नीचे वो गेहूँ वो रहते थे, तो उसको क्या कहते थे, उसको दवरी कहते थे। याद रखिए, दवरी के द्वारा ये डंठल भूसा बन जाते थे, जिससे ओसा कर अनाज को अलग कर दिया जाता था। दवंडी करते समय बैलों के मुंह को जाबी, यानी रस्सी से बनी जाली से बांध दिया जाता था। इसको मराठी में मुंगूस कहते हैं। तो वह घास वो न खाए, गेहूँ वो न खाए, इसलिए बैलों के मुंह पे जाबी यानी रस्सी से बनी जाली से बांध दिया जाता था। यानी रस्सी से बनी जाली से, उसका आकार कैसा ऐसा रहता है,
ये ऐसा एक टोकरी के जैसा ऐसा रहता था, एक इसकी ऐसी एक डोर रहती है और इसकी जो है एक ऐसी जालियाँ रहती है, ऐसी बहुत ज़्यादा जालियाँ रहती है। ये इसका बैल का मुँह इसके अंदर जाता है और फिर ये डोर जो है यहाँ से ऐसे लेकर ऐसे बाँध देते थे। ये याद रखिए, इसको पूछा जा सकता है क्योंकि इस रचना के अंदर से इस बार शब्द दिए थे और उस शब्दों का अर्थ क्या है असल में यह पूछा था। दंवरी एक बड़ा उबाऊ काम होता था, यानी जो दंवरी था वह बड़ा उबाऊ काम होता था जिसमें बैलों को दिन भर हाँकना पड़ता था। गर्मी की छुट्टियां बीतने वाली थी तथा जुलाई 1963 से कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, यानी 1963 से लेखक की 10वीं प्रारंभ होने वाली थी। किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया था कि घर वाले सर्वसम्मति से पढ़ाई छुड़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके थे, यानी घर वालों ने तो प्रस्ताव ही मंजूर किया था कि लेखक की पढ़ाई अब बंद हो जाएगी। मेरे सामने यह एक बड़ा गंभीर संकट था। मुझे दुखित देखकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगती थी, किंतु वह भी बेबस थी। वह कुछ कर नहीं सकने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार जुलाई आ ही गई। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा, यानी घर वालों का विरोध था कि तू स्कूल नहीं जाएगा, तो लेखक कुछ न खाते हुए भी खाली पेट ही स्कूल जाने लगे। घर पर सामूहिक संयुक्त परिवार जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी, यानी सब संयुक्त परिवार था तो अकेले भोजन की व्यवस्था, अकेले की एक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था अलग से नहीं की जा सकती थी। बाद में उब कर मेरी माँ रात के अपने खाने में से आधा बचा कर ताखा में रख देती थी, यानी रात को भोजन करते समय लेखक की जो माँ है उस खाने में से ही जो भी परोसा जाता था उसका ही कुछ थोड़ा सा बचा कर रख देती थी, जिसे न चाहते हुए भी मैं खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर सुबह खाते हुए मैं अक्सर रो पड़ता था। 10वीं कक्षा में मैं अत्यंत दुखित रहने लगा। यानी याद रखिए, यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है। जो मेहनत करता है, पढ़ाई करने की लालसा है, वह किसी भी हालत में पढ़ाई करता है। चाहे उसके पास सभी साहित्य, सभी सुख सुविधा हो या न हो, वह पढ़ाई करता ही करता है। और जिसको पढ़ाई नहीं करनी है, वह सब कुछ मिलने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं करता। यह इस बात से हमें लेखक के माध्यम से पता चलता है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। लेखक की माँ जो है लेखक के लिए आपने जो परोसा है थाली में उसमें से कुछ खाना बचा कर रखती थी और सुबह लेखक वह खाकर जाते थे। कितना एक हृदय विदारक यह है। यदि मन में हम चलचित्र, इसका काल्पनिक आधार पर चलचित्र उत्पन्न करते हैं तो कितना एक हृदय विदारक यह घटना है। याद कीजिए, सामूहिक संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में वैयक्तिक यानी अकेले का भोजन अलग से नहीं बनाया जा सकता था और इसलिए वह घर का वातावरण एकदम दूषित हो चुका था। मुझे प्राय गालियों के संबोधन से पुकारा जाता था, यानी घर का वातावरण दूषित हो चुका था पढ़ाई के बारे में और लेखक को हमेशा गालियाँ ही दी जाती थी। स्कूल से शाम को घर आते ही पशुओं को चारा बनी देने का काम मुझे सौंपा दिया, यानी स्कूल से घर आते ही शाम के समय पशुओं को चारा खिलाने का काम, पानी पिलाने का काम लेखक को दिया था। रात में सबसे बड़ा संकट यह था कि चिराग न होने से मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाता था, यानी रात में चिराग नहीं था, दिया नहीं था, प्रकाश नहीं था, तो लेखक पढ़ नहीं पाते थे। पहले एक डिबरी जलाकर पढ़ा करता था, यानी पहले एक डिबरी जलाकर लेखक पढ़ते थे, किंतु 10वीं कक्षा में उसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। यानी 10वीं कक्षा थी और मिट्टी का तेल डिबरी जलाने के लिए मिलना बंद हो गया था। डिबरी कैसी रहती है, तो डिबरी जो है हम निकालने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैंने देखी है। ऐसी रहती थी और इस पर ये ऐसे इसकी बात रहती थी और यहाँ पर इसके मिट्टी का तेल डाला जाता था और इसको जलाया जाता था। यानी मिट्टी का तेल जलाना पड़ता था, किंतु 10वीं कक्षा में उसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। घर में एक लालटेन ज़रूरी थी, किंतु घर वाले इसका इस्तेमाल बहुउद्देशीय कार्यों के लिए किया करते थे। यानी घर में एक लालटेन थी, लालटेन किस प्रकार, ऐसे कंदील कहते थे उसको, तो थी और घर में किसी एक
बहुउद्देशीय कार्य के लिए की थी। अंत रात में न पढ़ पाना मुझे सबसे ज़्यादा खलता था, यानी रात में पढ़ाई के लिए समय नहीं है, नहीं पढ़ पाना, ये लेखक को मन में खलता था, दुख होता था। उधर स्कूल में हर्ष विषाद का मिश्रण वातावरण तैयार हो चुका था। मेरे अधिकांश अध्यापक बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे, किंतु कुछ सवर्ण छात्र मुझसे बहुत नफरत करने लगे थे। यानी सभी जो अध्यापक थे वो लेखक से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुछ छात्र जो है वह नफरत भी करने लगे थे। ऐसे छात्रों में से एक थे अंबिका सिंह, यानी एक कौन थे? अंबिका सिंह। प्रकृति से वे हिंसक नहीं थे, यानी प्रकृति से हिंसक नहीं थे और हमेशा नफरत से बात करते थे। उनकी मूल शिकायत यह थी कि कक्षा में अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मैं ही क्यों सबसे पहले देता हूँ। यानी जो अंबिका सिंह हैं वह लेखक से घृणा क्यों करते थे? क्योंकि जब भी लेखक के मास्टर जी प्रश्न पूछते थे तो सबसे पहले उत्तर लेखक देते थे, इसलिए वह क्रोधित हो जाते थे, गुस्सा निकालते थे। इनका तकिया कलाम था, तू काहे के बड़ा तेज बनेला, यानी तू क्यों सबसे होशियार हो गया। इस तरह के अपेक्ष आक्षेपों से मैं कक्षा में कुछ बोलने से हिंसक जाता था। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्या अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, यानी एक सुग्रीव सिंह थे जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। यानी पहले तो बीए के बाद ही अध्यापक बनते थे, कितनी अच्छी बात थी। एक अध्यापक सुग्रीव सिंह थे और सुग्रीव सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास किया था और बाद में अध्यापक बने थे। वे हिंदी पढ़ाते थे, यानी सुग्रीव सिंह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे लेखक को? तो हिंदी पढ़ाते थे और वे मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में वे कहते, इन इन लड़वन से मत डरिए, यानी ये जो लड़ते हैं तुमसे इसको मत डरिए। इनकर ठकुरई ना चली, यानी इनका जो ठाकुरपन है वह नहीं चाहेगा। शीघ्र ही सुग्रीव सिंह मेरे संरक्षक जैसे बन गए। 10वीं कक्षा में समय जो जो बीतता जाता जाता चिंता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट बहुत बुरा होता था, यानी 10वीं का रिजल्ट जो है बहुत बुरा होता था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे, यानी उस समय में 10वीं के जो है केवल 35% छात्र जो है पास हुआ करते थे, यानी 100 है एक कक्षा में तो केवल 35 ही छात्र जो है पास होते थे। इस संकट के दौरान मेरी कक्षा के एक छात्र चिंतामणि सिंह मेरे मेरे एक बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रस्तुत हुए। यानी इस कक्षा में एक छात्र थे जिसका नाम क्या था? चिंतामणि सिंह। ये एक बहुत राहत के रूप में मिले। वे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे। यानी परशुराम सिंह जो है कौन थे? मेरी कक्षा की चिंतामणि सिंह, यानी चिंतामणि सिंह जो थे कौन थे? तो प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे, यानी प्राचार्य थे प्राइमरी स्कूल में। कौन? परशुराम सिंह। उनके ही एक भतीजे थे, सगे भतीजे। वे जिगर संडी गांव के 22 जोड़ी बैलों वाले बड़े जमींदार थे, यानी 22 जोड़ी वाले बैलों के जमींदार कौन थे? तो परशुराम सिंह थे, याद रखिए। चिंतामणि सिंह पढ़ाई लिखाई में, यानी परशुराम सिंह नहीं, चिंतामणि सिंह 22 जोड़ों बैलों वाले जमींदार थे, याद रखिए। 22 जोड़ों यानी 44 बैल थे। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे, यानी वो चिंतामणि सिंह जो है पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थे, जिसका एक बड़ा कारण था उनका मिर्गी यानी मृगी रोग से पीड़ित होना। वे समय समय पर कक्षा में ही बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। यानी चिंतामणि सिंह का पढ़ाई में कमज़ोर होना कौन सा कारण था? तो मिर्गी यानी मिर्गी की बीमारी के कारण या मृगी की बीमारी के कारण, इसलिए वह कक्षा में बार बार बेहोश हो जाते थे। मुझे हमेशा अपने पास बैठाते और कहते कि जो ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ने की शुरुआत हो, मैं तुरंत उन्हें पकड़कर जोर जोर से हिला दूं। ऐसा करने से बेहोशी समाप्त हो जाती थी। मैं हमेशा वैसा ही करता था। चिंतामणि के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह एक बहुत नामी वैद्य थे, यानी चिंतामणि सिंह के पिताजी जो थे वह लक्ष्मी नारायण सिंह यह बहुत बड़े वैद्य थे जो स्वयं उनका उपचार करते थे। चिंतामणि सिंह मेरे घर की परिस्थिति से बुरी तरह परिचित थे। वे मुझसे कहते कि कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाए
मैं उसे खाली समय में उन्हें संक्षेप में समझा दिया करूँ। मैं वैसा ही करने लगा। छुट्टियों के दिन वे अपने घोड़ों पर चढ़कर मेरे घर आ जाते थे। उनके घर में अत्यंत उद्दम किस्म का सफ़ेद घोड़ा पाला था, यानी सफ़ेद घोड़ा चिंतामणि सिंह के घर में था, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी। वे जब भी घोड़ा लेकर आते, दलित बस्ती के हर उम्र के लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। ऐसे ही मेरे एक अन्य सहपाठी महेंद्र सिंह थे, यानी महेंद्र सिंह भी सहपाठी थे। महेंद्र सिंह के घर में हाथी पाला था, यानी महेंद्र सिंह के घर में क्या था? हाथी था। चिंतामणि सिंह के घर में क्या था? सफ़ेद घोड़ा था, याद रखिए। वे भी कभी-कभी अपने महावत के साथ हाथी पर बैठकर मुर्देह के जंगल स्थित पीपल तथा बरगद की डालियाँ काटकर ले जाने के लिए हमारे गांव आते थे। पत्ते समेत इन डालियों को हाथी बड़े चाव से खाते थे। महेंद्र सिंह अपने गांव लौटते हुए हाथी पर बैठे-बैठे मेरे घर के सामने आ जाते और दलित बस्ती में मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ जाती थी। यानी यह सब बड़े लोग लेखक को मिलने आते तो दलित बस्ती में लेखक की इज्जत बढ़ जाती थी। किंतु घर वालों की निगाहों में आवारागर्दी हो गया था, यानी घर वालों की नज़र में आवारागर्दी हो गए थे। ऐसे ही एक रविवार के दिन चिंतामणि सिंह मेरे घर आए, यानी रविवार के दिन चिंतामणि सिंह लेकर के घर आए। उस दिन सुदेशर पांडे के खेत यानी रविवार के दिन सुदेशर घर आए चिंतामणि सिंह, और लेखक जो है सुदेशर पांडे के खेत को जी का बोवाई के बाद समतल करने के लिए हेंगा चलाने गया था। साथ में पिताजी भी थे। घर पर मेरी अनुपस्थिति के दौरान नग्गर चाचा ने मेरे लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे बताया कि मैं सुदेशर पांडे के खेत पर गया हूँ। चिंतामणि सिंह अपना घोड़ा लिए पूछते पूछते सुदेशर पांडे के खेत पर आ गए। उस दिन मैं बहुत द्रवित हो गए थे। उस दिन बहुत द्रवित हो गए थे। वे मुझे लेकर मेरे घर के दक्षिण में स्थित गुदिया नामक सिवान के पास कुएं पर बैठकर बड़ी देर तक बात करते रहे। वहीं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रोज शाम को अपने गांव जाकर रात में टिककर उन्हें पढ़ाऊं तथा रात का खाना उनके घर में खा लिया करूं। यानी लेखक को वो चिंतामणि बोल रहा है। यह एक ऐसा प्रस्ताव था कि जिसे सुनकर मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया, किंतु मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मैं घर के जंजाल से छुटकारा पाना चाहता था, साथ ही इस बात की भी खुशी थी कि अब मेरी माँ को रात में अधपेट खाना से राहत नहीं मिल जाएगी, यानी माँ को भी खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा और मेरी भी खाने की व्यवस्था हो जाएगी। यह चिंतामणि पांडे कहता है। उन्हीं दिनों स्कूल के मंदिर पर दशहरे का मेला लगा हुआ था, यानी उन्हीं दिन दशहरे का मेला लगा था स्कूल में। परंपरा के अनुसार इलाके के कई जमींदार अपने हाथी घोड़े के साथ मेले की भीड़ में हिस्सा लेते थे। चिंतामणि सिंह के चाचा बहुत अच्छे घुड़सवार थे, यानी चिंतामणि सिंह के चाचा जो थे वह बहुत अच्छे घुड़सवार थे, याद रखिए। उस मेले में अपने घोड़ों को हवा की तरह उड़ाए थे। इस मेले के दूसरे दिन से मैं रोज शाम को करीब 1.5 घंटे पैदल चलकर चिंतामणि सिंह के गांव जीहर संडी, यानी चिंतामणि सिंह का गांव का नाम क्या था? जो जिगर संडी था, याद रखिए। उनका एक बहुत बड़ा मकान था जिसके बगल में एक बहुत लंबा चौड़ा अलग बरामदा था, जिसमें उनके 22 जोड़े बैले बांधे जाते थे। उसी बरामदे से सटे 3-4 कमरे थे। एक कमरे में उनका घोड़ा बंधा रहता था। एक अन्य कमरे में रात में उनके 2 दलित मजदूर सोते थे, जो बैलों की देखभाल के लिए रहते थे। रात में चिंतामणि सिंह अपने घर में से खाना लाकर एक मजदूर की थाली में डाल देते थे। मैं जब खा लेता तो वे मजदूर को खिलाते थे। रात में वे मुझे इतना ज़्यादा खिला देते थे कि सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। यानी चिंतामणि सिंह रात में ही ज़्यादा भोजन देते थे कि सुबह कुछ खाने का मन ही नहीं होता था। रात का खाना खाने के बाद वही एक कमरे में कुर्सी टेबल रखा गया था, जिस पर बैठकर मैं चिंतामणि सिंह को पढ़ाया करता था। मैं जब भी पढ़ना शुरू करता, वे थोड़ी देर बाद ऊँघने लगते, यानी जब भी लेखक पढ़ाना शुरू करते तो वह चिंतामणि सिंह जो है वह नींद आने लगते थे। मैं उन्हें जगा-जगा कर पढ़ने पर मजबूर करता। वे देर रात बाद सोने के लिए अपने घर के अंदर चले जाते
और मैं उन्हीं मज़दूरों के कमरे में सो जाता था। सवेरा होते ही मैं अपने गाँव वापस आ जाता था। इसके बाद मैं स्कूल जाता था, यानी फिर गाँव आकर स्कूल जाते थे। वे गणित रेखा रे वे गणित, रेखागणित तथा अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे। यानी चिंतामणि सिंह किस-किस विषय में कमज़ोर थे? गणित, रेखागणित तथा अंग्रेजी में वह कमज़ोर थे। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित पाँचों विषयों को बारी-बारी से उन्हें रोज़ पढ़ाता था। किंतु उक्त तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देता था, यानी जिन विषयों पर कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उन दिनों सबसे ज़्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल हो जाते थे। यानी उन दिनों सबसे ज़्यादा किस विषय में छात्र फेल हो जाते थे? गणित, रेखागणित तथा अंग्रेजी। रात में पढ़ते समय सबसे रोचक बात यह होती थी कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच-बीच में हिन-हिना उठता था, जिसे सुनकर मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चल जाता था, तथा कुछ समय के लिए मैं गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। घर से भागने की कल्पना बार-बार जागृत हो जाती थी। स्वतःस्फूर्ति ढंग से यह विचार भी उत्पन्न होता रहता था। चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊँ और उस पर बैठकर बुद्ध की तरह भाग जाऊँ। यानी लेखक को लगता है कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा मैं चुराऊँ और बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊँ। ऐसा सोचते-सोचते मैं एकदम गंभीर हो जाता था। ऐसा देखकर चिंतामणि सिंह बार-बार गंभीरता का कारण पूछते। मैं उन्हें हर बार बहका देता और कहता कि कोई कारण नहीं है। इस तरह चिंतामणि सिंह के घर घर पर एक अन्य दृश्य मुझे बहुत आकर्षक लगता था। उनके 22 जोड़ी बैल एक कतार में गड़ी हदियों में एक साथ चारा खाते, यानी 22 बैल जो थे ऐसे लाइन से बंधे रहते थे और जो एक साथ चारा खाते थे। वो एक बड़ा मोहक दृश्य लगता था लेखक को। उनके सारे अ, उनके सारे बैल हष्ट-पुष्ट होते थे। आज जब मैं उनके 22 जोड़ी बैलों को याद करता हूँ तो अचानक मेरे दिमाग में सुत्त पिटक में वर्णित प्राचीन कौशल क्षेत्र का वह ब्राह्मण याद आता है, जो अपने 14 बैलों की चोरी के चलते बहुत दुखित रहता था। एक बार उनके गाँव के पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। किसी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वह बुद्ध वह बुद्ध के पास चला जाए तो उसका दुःख समाप्त हो सकता है, क्योंकि बुद्ध दुखों पर विजय प्राप्त करके हमेशा सुखी रहते हैं। यानी बुद्ध ने जो है दुख पर विजय पाई है। जब वह ब्राह्मण बुद्ध से मिलने जा रहा था तो रास्ते में सोच कर बड़बड़ाता जाता कि बुद्ध शायद इसलिए सुखी रहते होंगे क्योंकि उनके 14 बैल चोरी नहीं हुए हैं। यानी वह ब्राह्मण सोचता रहता बुद्ध इसलिए सुखी है क्योंकि उसके 14 बैल जो है चोरी नहीं होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनके अन्नागार में चूहे व्यायाम नहीं करते होंगे। यानी अन्नागार यानी जहाँ पर अन्न रखा जाता है वहाँ पर चूहे नहीं होंगे। या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी खटिया में उड़स यानी खटमल नहीं होंगे। या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी पत्नी रोज़ सुबह पाद प्रहार से उन्हें जगाती नहीं होगी, आदि आदि। ये ब्राह्मण सोच रहा है। इस तरह दिसंबर 1963 तक करीब 3 महीने तक मैं उन्हें पढ़ाने जीयर संडी जाता रहा। यानी 3 महीने तक लेखक ने चिंतामणि सिंह को पढ़ाया। उधर महीने में मैं एक बार मंगरपुर वाले लाल बहादुर सिंह अपना एक्का लिए मेरे स्कूल पर अवश्य आ जाते थे और वहीं से मुझे लेकर बरहलगंज बाजार चले जाते। बरहलगंज बाजार में भी एक देशी शराब खाना था। यानी बहरलगंज में ही एक शराब खाना था जहाँ पर बैठकर लोग देर रात तक शराब पीते रहते थे। उन दिनों ऐसे शराब खानों में दो प्रकार का मिट्टी का भरूका होता था, एक छोटा तथा दूसरा उससे 2 गुना बड़ा। छोटे भरूके में 8 आने तथा बड़े में 1 रुपये की शराब मिलती थी। यानी छोटा भरूका कितने में आता था? तो 8 आने में, और बड़ा जो है 1 रुपये में आता था शराब का। इन भरूकों को लोग चुक्कड़ कहते थे। यानी भरूकों को लोग क्या कहते थे? चुक्कड़, जिसमें शराब भरकर दी जाती थी। शराब खाने के सामने विभिन्न प्रकार के चिकनों के ठेले लगे रहते थे। चने की मसालेदार घुंघरी, तली हुई कलेजी तथा मछली आदि को चिकना कहते थे, यानी आजकल चकना कहते हैं वह।
पहली बार शराब पीने की घटना से उत्पन्न परिस्थिति के कारण मैं बिल्कुल डरा हुआ था। यानी पहली बार शराब पीने से क्या हाल हुआ था, इसलिए लेखक आप दोबारा शराब नहीं पी रहे। किंतु न जाने क्यों लाल बहादुर सिंह की आत्मीयता के चलते मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था और हमेशा उनके साथ चल देता था। मैं उनसे विनती करता कि बड़ा चुक्कड़ नहीं पी पाऊँगा, यानी बड़ा जो भड़ूका है वह नहीं पी पाऊँगा। इसलिए वह मेरे लिए छोटा तथा उनके लिए बड़ा चुक्कड़ लाते। विभिन्न चिकनों के साथ मैं दो दो छोटे चुक्कड़ पीता, किंतु लाल बहादुर सिंह 4 बड़े चुक्कड़ पीते थे। यानी अ, 2 छोटे लेखक 2 छोटे भड़ूके पीते थे शराब के, और लाल बहादुर सिंह जो है वह 4 4 बड़े भड़ूके पीते थे, चुक्कड़ पीते थे। इस तरह वे मुझे खिलाने-पिलाने में खूब खर्च करते। मैं जब भी मुझे बहरलगंज के शराब खाने में ले जाते, मैं वहीं से सीधे चिंतामणि के गाँव चला जाता था। ऐसे अवसरों पर वे मुझे रात का खाना खिलाकर सो जाने के लिए कह देते। बेहने पढ़ल जाए, यानी सुबह पढ़ल जाए, यह कहकर वे सोने चले जाते। चिंतामणि सिंह का जिक्र होते ही मेरी माँ शंकर भगवान की प्रार्थना करते हुए उनकी मिर्गी ठीक हो जाने की गुहार कर लगाती थी। यानी चिंतामणि सिंह का नाम लेते ही लेखक की माँ जो है प्रार्थना करती शंकर भगवान से कि हे भगवान, चिंतामणि सिंह की जो मिर्गी ठीक हो जाए। सन 1964 का नया साल आने वाला था और आगामी मार्च में 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा वाली थी। यानी 1964 में लेखक की मार्च महीने में फाइनल अंतिम परीक्षा थी। मुश्किल से 2 महीना बाकी था, यानी मुश्किल से 2 महीने ही, यानी 60 दिन ही बाकी थे। इसलिए चिंतामणि सिंह की चिंता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने एक नया सुझाव मेरे सामने रखा कि जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारे स्कूल के पास वाले प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह उनके सगे चाचा थे, जो उनके संयुक्त परिवार में रहते थे। चिंतामणि सिंह ने मुझसे कहा कि उनके गांव आने जाने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उसी प्राइमरी स्कूल पर टिक कर रात में पढ़ाई की जाए। यानी आने जाने में समय बीत जाता है तो स्कूल में ही रहकर पढ़ाई कर जाए। अंततः वे अपने चाचा से रोज़ स्कूल बंद हो जाने के बाद चाबी ले लेते थे, यानी स्कूल से चाबी ले लेते थे चाचा के पास से। उन्हीं के गांव के 2 अन्य लड़के तेज बहादुर सिंह तथा मोहम्मद अ, हनीफ से भी वही टिक कर मुझसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। यानी लेखक के पास कौन-कौन पढ़ता था? चिंतामणि सिंह पढ़ते थे, तेज बहादुर सिंह तथा मोहम्मद हनीफ, ये 3 लड़के पढ़ते थे। चिंतामणि सिंह का एक नौकर उनके घर से रोज़ शाम को चावल, दाल, आटा, सब्जी आदि लेकर प्राइमरी स्कूल पर आ जाता था तथा रात का खाना वही पकाकर हम सबको खिलाता था। इस भोजन व्यवस्था के दौरान चिंतामणि सिंह एक दिन अपने घर से 32 साल पुराना चावल लाकर पकाए। यानी कितने साल पुराना चिंतामणि सिंह ने चावल लाया था? 32 साल पुराना चावल लेकर आया और वह लाकर पकाया था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उस दिन उन्होंने इस तथ्य का रहस्य उद्घाटन किया कि उनके घर में 3 साल से कम पुराना चावल नहीं खाया जाता। यानी 3 साल से कम पुराना चावल, यानी समझो 2.5 साल भी हुआ है किसी चावल को रखे हुए, वो नहीं खाते हैं। जैसे एक आलोचक का कथन है, जैसे काफ़ी पुराना चावल ही बड़े लोगों के खाने योग्य समझा जाता है, ऐसा एक कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। उसी प्रकार उन्होंने यह भी बताया कि एक परंपरा के अनुसार उनके घर में सन 1932 से लेकर तब तक, यानी 1964 तक हर साल के मनोमन चावल अलग-अलग मिट्टी से बने बड़े-बड़े कूड़ों में रखे गए। यानी 1932 से 1964 के बीच, यानी 32 वर्ष से चावल किसके घर में रखे हुए हैं? चिंतामणि सिंह के घर में रखे हुए हैं। उनकी संपन्नता का यह एक छोटा नमूना था, किंतु उस 32 साल पुराने चावल का स्वाद बड़ा कड़वा था, जो सिर्फ मसालेदार सब्जी से ही खाया जाता था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, तो उनकी प्रतिक्रिया थी, इतना पुरान चाउर में तक ढोला रे रेगत होइल भे। 10वीं के फाइनल इम्तिहान से पहले मैं 2 महीने तक हम उसी प्राइमरी स्कूल में रात में टिक कर पढ़ाई की। यानी 2 महीने तक लेखक ने स्कूल में रहकर पढ़ाई की, या यूँ कहें कि मैं पढ़ता रहा
और वे पढ़ते रहे। चिंतामणि सिंह से दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा के ये प्रकरण तब तक के मेरे जीवन के सर्वोत्तम क्षण थे। सबसे ज़्यादा मेरी माँ यह सोचकर बहुत राहत महसूस करती कि मुझे खाने के लिए अच्छे-अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं। यानी माँ क्यों खुश हो जाती है लेखक के, क्योंकि चिंतामणि सिंह से जो है अच्छे-अच्छे व्यंजन लेखक को खाने मिल रहे हैं। इस बीच मैं अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल गया था। इस दौरान एक बड़ा संकट आया था। 10वीं के फाइनल इम्तिहान के लिए फॉ फॉर्म भरने में कुल 30 रुपये फीस जमा करना था। यानी इस दिन एक संकट आया कि 10वीं के फाइनल एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना था, आवेदन करना था, उसका फीस कितना था? 30 रुपये था। उन दिनों 30 रुपये एक बड़ी धनराशि थी। यानी उन दिनों में 30 रुपये एक बड़ी धनराशि थी। मेरी जैसी उस परिस्थिति में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर से किसी तरह सहायता पहले से ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर वही हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपये फीस के रूप में जमा कर दिए थे। यानी लेखक की 10वीं की फीस 30 रुपये किस अध्यापक ने जमा की थी? तो सुग्रीव सिंह ने जमा की थी, याद रखिए। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि और भी ज़रूरत पड़ने पर वे सहायता करते रहेंगे। स्कूल के अन्य अध्यापक राम रामवृक्ष सिंह और जो पीटी मास्टर थे, यानी स्कूल के एक अध्यापक थे रामवृक्ष सिंह, यह पीटी अध्यापक थे। अध्यापक अध्यापक थे में सहायता की पेशकश की, यानी वह भी सहायता करेंगे ऐसा कहा। स्कूल में उनकी ख्याति एक सुरीली गायक के रूप में थी। यानी स्कूल में गायक के रूप में कौन थे? सुरीली आवाज़ के रूप में रामवृक्ष सिंह थे, एक सुरीली आवाज़ में गाते थे। रामवृक्ष सिंह भी सुग्रीव सिंह की तरह मेरे साथ बड़े सम्मान से पेश आते थे। मैंने रामवृक्ष सिंह से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, किंतु उस चिंताजनक संकट की घड़ी में ये दोनों अध्यापक मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुए। परीक्षा का फॉर्म भरने के 1.5 महीने बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद से स्कूल पर सूचना आई कि हमें परीक्षा देने चंडेसर डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा। यानी 10वीं की परीक्षा का सेंटर लेकर का कहाँ पर आया? चंडेसर डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा। यह कॉलेज हमारे स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित था। यानी लेखक के स्कूल से वह चंडेसर डिग्री कॉलेज कितना दूर पर था? 12 किलोमीटर दूर था। पांचों विषयों की परीक्षा का टाइम टेबल पूरे महीने भर जारी रहने वाला था, जिसका अर्थ यह था कि वहाँ हमें महीना टिकना था। यानी जिसका महीना भर वहीं पर रहना था, चंडेसर डिग्री कॉलेज में। चंडेसर डिग्री कॉलेज संस्थापक भी एक साधु चंद्रवली सिंह ब्रह्मचारी थे। यानी चंडेसर डिग्री कॉलेज के जो संस्थापक थे वह एक साधु थे, वह चंद्रवली सिंह ब्रह्मचारी थे। इस कॉलेज में भी क्षत्रियों का बोलबाला था तथा यह मारपीट के लिए कुख्यात था। यह कॉलेज बहुत विशाल था, यानी बड़ा था, विशाल था, जहाँ करीब दर्जन भर हाई स्कूलों के परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। उन दिनों चंडेसर परीक्षा केंद्र पर दलित परीक्षार्थियों में से अनेक जातीय हिंसा के शिकार हो जाते थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई ये नहीं था। यानी कॉलेज प्रशासन भी कोई उपाय नहीं करता था। दलित बच्चों के साथ मारपीट होती थी, ये होती थी, तो कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं करता था। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और बाकी का भाग हम कल देखेंगे। यहाँ से आगे कल।